तो गैस रेशियो में हम लोग आज कुछ बेसिक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जितना भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आपको ऑलवेज एज अ इन्वेंटर के नजर से देखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो आप लोग जब ये रेशियो पढ़ोगे कंपनी के बिहाफ पे मत सोचना, इन्वेस्टर के बिहाफ पे सोचना, और आंसर जो भी जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आप उसका आंसर देना। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या रेशियोज पढ़ेंगे, पहले उसका नाम लिख देते हैं कि क्या क्या रेशियोज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज बहुत ही सिंपल एक रेशियो है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड मेरा फेवरेट रेशियो है अर्निंग पर शेयर, जो मुझे काफी मतलब अच्छा लगता है ये रेशियोज पढ़ने में। ईपीएस जो हम लोग बोलते हैं, आई थिंक आप लोग बीकॉम में सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, अर्निंग पर शेयर कॉल्ड ईपीएस। आप मनी कंट्रोल या investing.com जो भी आप वेबसाइट फॉलो करोगे, देखना कोई भी स्टॉक का नाम लिखोगे तो देखना ये सब चीज ऑटोमेटिक आ जाता है। ये ईपीएस क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, तो रिजल्ट तो आपके पास आ जाएगा डियर सर एंड डियर मैम। आपको जो चीज अभी समझना है वो है मीनिंग। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपीएस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स एसेट्रा एसेट्रा, ये आपको समझ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते, देखते आज कितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो, पी रेशियो। पी रेशियो का फुल फॉर्म हम लोग का होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो। ओके, नेक्स्ट दूसरा और एक चीज है जो काफी सारा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है ये देख के, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओके, और एक रेशियो हम लोग का होता है दैट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो आइए 5 डिस्कशन आज हम लोग कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। गाइस आप लोग को होमवर्क क्या रहेगा पता है? पहले बोलो स्टॉक मार्केट में स्टॉक चेक करना आता है आप लोग को? आई थिंक ये क्लास में रेशियो स्टार्ट होने के बाद आप लोग काफी इन्फ्लुएंस होके वो चीज चेक कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो बोल रहे कि सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो, आप इंडस्ट्री वाइज फॉलो कर सकते हो। तो आपको मैं कुछ बोलूंगा कि कोई भी 5 कंपनी का, कोई भी जो आपका पसंदीदा हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अभी हैप्पी आवर्स का चेक करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, वो तो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है और पैरादिन काफी हलबली मचाया उस दिन ने। ठीक है, तो चलिए हैप्पी आवर्स का बहुत सारा हैप्पी न्यूज आना बाकी है अभी। इसका चेक मत करिए, इसको आपको उतना मिलेगा नहीं, बिकॉज दे हैव जस्ट लिस्टेड देमसेल्फ। आई गेस लास्ट क्लास लिस्टेड किया था वो, जिस दिन थर्सडे क्लास किया तो उस दिन उसका लिस्टिंग डे था, और काफी उस दिन में वो अफला तफली मचा है मार्केट में। यही होता है आईपीओ का ही खासियत होता है हम लोग का, कि जिस दिन वो होता है पूरा छा जाता है। तो जो भी है प्रीमियम से भी ऊपर में वो उसका प्राइस गया 343 या कुछ ऐसे आसपास शायद गया था आई थिंक, या 370 के आसपास कुछ गया था। तो काफी न्यूज में रहा, चर्चे में रहा, वो दिन रहेगा, आने वाले वीक पे भी रहेगा। तो जो स्टॉक आपको अच्छा लगा, आप आईटीसी चेक करना आईटीसी चेक करो, आपको रिलायंस चेक करना रिलायंस चेक करो, कोई फार्मा इंडस्ट्री डॉक्टरेटिस लैब, ग्लैक्सो ग्लैक्सो तो नहीं है, सन फार्मास्यूटिकल, जो आपको चेक करने का कोई 5 कंपनी का, ये पांचों चीज मुझे निकल के देना। कितना? 1 साल का, पिछले 1 साल का ईयरली बेसिस पे, मतलब 1920 फाइनेंशियल ईयर का ये पांचों रिजल्ट कोई भी 5 कंपनी का चाहिए। आप लोग ऐसे ही करोगे जैसे मैं लिखा वैसे ही आप करोगे, ऊपर कंपनी का नाम लिखोगे, साल लिखोगे और रेशियो का आंसर लिखोगे, और एक्सप्लेन करके बोलोगे कि ये इससे आपको क्या समझ में आया। ये टेस्ट सही रहेगा आप लोग को। आई थिंक सम्स देने से अच्छा है कि ये थोड़ा मेहनत करो आप लोग, क्या बोलते हो? कोई ट्रेडिशनल तरीके में सम्स दूं कि ये सब टास्क दूं? कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग कौन सा लगेगा आप लोग को? आई थिंक यही अच्छा रहेगा। तो मार्केट दोनों सर। नहीं भाई, दोनों मत क्या करो, एक ही क्या करो भाई, दोनों पे ज्यादा फोकस मत करो। अभी करने तो एक करो, या तो सम्स बनाओ ये बनाओ। सम्स आप लोग बीकॉम में बहुत बार बना चुके हो, आप लोगों का किताब रह के घर पे, तो देख लीजिएगा। यार थोड़ा अपने आप को चेंज करो, वो सम्स का
करके कोई फायदा अभी तो नहीं होगा आप लोग का, बिकॉज एग्जाम तो है नहीं। तो जब तक एग्जाम नहीं तब तक सामसा कोई तो फायदा है ही नहीं। जो फायदा है वो है नॉलेज का, तो नॉलेज सर मार्केट से मिलता है, तो गो फॉर इट। तो आज हम लोग एक करके एनालिसिस करते हैं, आप लोग कंपेयर भी कर लेना किसका रेशियो अच्छा नहीं है ना, ऑल दैट। तो मैं चाहता हूँ एक कॉम्पिटेटिव स्टडी आप लोग से मुझे मिले ऑन अ ट्यूसडे। देखो, टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, आप लोग को मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस दिशा में सोचते हो। तो एक कंपैरिजन भी बन जाएगा, आप ऊपर अगर 5 स्टॉक का नाम लिखोगे तो पांचों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो अगर आप कंपैरिजन एनालिसिस करना चाहते हो तो इंडस्ट्री वैसे चूज करना जो कंपेयर हो सकता है। आप एक फार्मा ले रहे हो, एक ऑटोमोबाइल ले रहे हो, ऐसा कंपैरिजन मत करना, ठीक है? क्योंकि वो कंपैरिजन कोई मतलब नहीं बनता। ऑटोमोबाइल्स का अलग अप्रोच होता है, फार्मा का अलग अप्रोच होता है, उसका रेशियो बिल्डिंग अलग लेवल पे होता है, इसका अलग होता है। तो आप अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो गलत होगा। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ या स्टील इंडस्ट्री के साथ कभी सॉफ्टवेयर को कंपेयर करने मत जाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी का बहुत स्वैग होता है। टीसीएस जब बढ़ता है 100, 150, 200 तभी बढ़ता है, उससे भी डबल गिरता है। इन्फोसिस चेक करके देखना। तो कुछ ना वो डिसीजन जब वो बायबैक करता है, जब वो राइट इशू करता है, बहुत सारा टर्म्स यूज होता है, आई मीन बहुत सारा इंसिडेंट्स होता है वहां पे, तो उसके कारण ये चलता है। बट स्टील कंपनी में ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आप चेक करके देखो, बढ़ेगा तो वही 5-6 रुपए, वही रेशियो से बढ़ेगा, गिरेगा भी तो उससे ही गिरेगा। तो रिस्क थोड़ा कम होता है स्टील इंडस्ट्री में, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री जो है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, जिंदाल हो गया, ये लोग ना ऑलरेडी सैचुरेशन अचीव कर चुका है। तो हर एक का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना टेक्निक होता है। तो आप अगर कॉम्पेरेटिव स्टडी करना चाहते हो तो सेम इंडस्ट्री में करना, नहीं तो वो डिसीजन कोई काम का नहीं होगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट विद दिस रेशियो, करके देखो, आई थिंक कुछ मजा आएगा आप लोग को, आना चाहिए मजा। नया टास्क है और एक्सेल में बनाना, हाँ, अगर कंप्यूटर है तो एक्सेल में बनाना, ये तो कॉपी में बना के फोटो ये करना, ठीक है? अच्छा, नाम अच्छे से पढ़ो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब क्या है? प्लीज कोई अगर इसको एक्सप्लेन कर पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ के जो समझ में आ रहा है, रिटर्न मतलब जो वापस है, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? आपके लिए क्या मीनिंग करता है? गाइस प्लीज ट्राई करो यार, इतने साइलेंट मोड पे मत चले जाओ यार प्लीज। अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर, जय बोल रहा है कितना रिटर्न मिलेगा एक शेयर के ऊपर, जय उसको अर्निंग पर शेयर बोलता है, तुम मुझे बोल रहे हो वो उसको ईपीएस बोलते हैं। सूरजीत एकदम पूरा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलेगा वही रिटर्न ऑन शेयर होल्डर है। क्या इतना मगजमारी है? गाइस मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का आंसर एक्सपेक्ट किया था आप लोग से। अभिराज, एमबीए फाइनेंस बोलो। यार गुस्सा मत करना मेरे ऊपर, तुम्हें एमबीए फाइनेंस बोल रहा हूँ इसलिए। चलो फिर अच्छा आंसर दो इसका, बोलो क्या लगता है क्या होना चाहिए? खाली मुझे बता दो कि ये चीज के साथ ये चीज का रिलेशन होना चाहिए। 3 जन ऑलरेडी आंसर दे चुका है। महिमा जी बोल रहे हैं अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर, ओके। जय बोल रहे हैं कितना रिटर्न मिलेगा एक शेयर के ऊपर। सुरजीत का कहना है शेयर होल्डर जो रिटर्न मिलेगा वो। मुझे थोड़ा सा और टेक्निकल आंसर चाहिए। गाइज सुनो ध्यान से, कोई भी स्टडी का, हाँ, सुचरिता बोले इन्वेस्टमेंट के साथ डिविडेंड का रिलेशन, अच्छा, इन्वेस्टमेंट के साथ डिविडेंड का रिलेशन, नो, नथिंग लाइक दैट। सुनो, कोई भी एक चीज का ना एक बेसिक चीज होता है, तो रेशियो जब आप पढ़ोगे तो आप पहले चेक करना रेशियो किसका बेसिस पे डिस्कस हो रहा है। हाँ सर, ये आप लोग जो आंसर दे रहे हो, शुभजीत, सुरजीत, आप लोग पता है किस तरह का आंसर दे रहे हो? बचपन में ऐसा आंसर हम भी दिए थे, मेरा टीचर मुझे ना उस दिन बहुत ताने मारे थे। क्या बोले थे? एक कॉन्सेप्ट हम लोग के इंग्लिश में, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, पता है आप लोग को पढ़े होंगे स्कूल में। तो एकदम जब हम लोग वो 1 to 5 का जो स्टडी करते उस स्कूल में सिलेबस में था, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो मुझे एक दिन टीचर ने बोला कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो मुझे शब्द पढ़ के एक चीज जो समझ में आया था वही था कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब है जो रेगुलर यूज होता है,
और इरेगुलर जो होता है जो रेगुलरली यूज नहीं होता है। मैं ऐसे सिंपलीफाइड माइंड से बता दिया, टीचर बहुत ऐसे सुन के और सुनने के बाद बोले भाई रहने दो, छोड़ दो, तुमसे इंग्लिश नहीं होगा, तो ऐसे ताने मारे थे। तो आप लोग जो आंसर दे रहे हो कुछ उस तरह का होगा एकदम यार, जो रिटर्न शेयर होल्डर को मिलेगा, भाई क्या मिलेगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मिलता है शेयर होल्डर लोग को? पैसा मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, क्या मिलता है? सबको पता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगा। आप नया बात क्या बोल रहे हो? टेक्निकली बताओ, आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हो, क्या मिलता है एक्स्ट्रा शेयर होल्डर को? शेयर होल्डर को जो मिलता है वो होता है पैट। सर ये कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ का तो मतलब पैरामीटर है सर। क्या बोल रहे हो मतलब सर? कितना एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला उस बिजनेस से, ये एक अच्छा पैरामीटर है सर। अच्छा, आपको पता है बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन होता है? लोन होल्डर, जो लोग लोन देके रखते हैं। तो उन लोग को भी ले लो उसके अंदर। नहीं उनको नहीं है, जस्ट तुम पहले इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो ले लो। तो वो जो इन्वेस्टर नहीं है, मतलब मेरे बैंक, मेरे कंपनी में एसबीआई ने 1 करोड़ रुपए पैसा दिया, मतलब तो एसबीआई इन्वेस्टर नहीं बनेगा मेरे कंपनी का? कमाल है यार। सर फोकस ऑन द टर्म शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स। यस हाँ, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मिलता है उन लोग को? पैट मिलता है। पैट याद है किसी को? फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म सबको पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट पैट निकलता प्रॉफिट कैसे आफ्टर है टैक्स। वो पता है आप लोग को? बीकॉम बहुत ही खराब गुजरा, डोंट माइंड आप लोग का। यार बीकॉम में और डिटेल में पढ़ना चाहिए था आप लोग को। ये कैसे मिलता है? ये होता है ईबीआईटी से। तो ईबीआईटी जो होता है उससे पहले हम लोग लेस, लास्ट क्लास में दिखाए थे शायद आप लोग को। इससे पहले लेस करते हैं इंटरेस्ट, फिर क्या आता है हम लोग का? ईबीटी या पीबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे हम लोग क्या लेस करते हैं? उससे हम लोग लेस करते हैं टैक्स, जो टैक्स हम लोग। फिर आता है हम लोग का पैट। ये पैट ही तो शेयर होल्डर के भीतर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम ऑन यार, ये पैट ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग का रिलेशनशिप होता है पैट के साथ शेयर होल्डर फंड का। ये पैट जो है किसका है? यही शेयर होल्डर का है। आप बोलोगे सर नहीं, पैट शेयर होल्डर नहीं है, पापेस शेयर होल्डर का है। अरे पापेस तो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो पैट से ही तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, उसके बाद इक्विटी को मिलता है। तो सोचो, तो तुम डिविडेंड बोल रहे थे, डिविडेंड एकदम लास्ट में मिलता है, और ये डिविडेंड से पहले का बात है। ये टोटल वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। गाइस आपको पता है कि यहाँ से शेयर होल्डर लोग का फंड लेस होगा, अभी आई मीन उन लोग का अर्निंग लेस होगा। तो पहले अर्निंग पे कौन खड़ा रहता है? सर पहले अर्निंग पे खड़ा रहता है जो है वो होता है सर, सॉरी पैट यहाँ पे होगा। कौन खड़े रहते हैं? सर प्रेफरेंस होल्डर खड़े रहते हैं, इसलिए तो इन लोग का नाम प्रेफरेंस शेयर है। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग का नाम प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रायोरिटी उन लोग को मिलेगा पहले। अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस लोग को मिलेगा, इसलिए इस लोग को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद होता है पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये सब चीज ना कभी भूलना मत प्लीज। हाँ, और जब भी कोई पूछे तो ये सब चीज सुना देना। फाइनेंस में जब भी आओगे, फाइनेंस में अकाउंटिंग पीएल का कोई कहानी नहीं है, कोई उसका तजुर्बा नहीं है, आपको पता होगा। आप अगर बीकॉम में किए होंगे तो आपको पता होगा, आपका रिस्पेक्टेड टीचर बार बार ये पढ़ाया था कि फाइनेंस पीएल एंड अकाउंट्स पीएल दोनों अलग होता है। अकाउंट्स पीएल अलग तरीके से बनाए जाते हैं, फाइनेंस पीएल अलग तरीके से बनाया जाता है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस पीएल। इसका कॉम्बिनेशन कभी भूलना मत, मरते दम तक याद रखना अगर फाइनेंस में रहना चाहते हो तो। बिकॉज फाइनेंस पीपल फोकसिंग ऑन दिस ईबीटी, ये लेस करेंगे टैक्स। ये जो पैट है ये पैट शेयर होल्डर को मिलता है, तो शेयर होल्डर का जो मिलेगा वो पैट मिलता है उन लोग को। तो ये रेशियो आपको ये बताएगा कि पैट और आपने कितना फंड रखे हो उन लोग के बीच रिलेशन होगा। तो अगर आप फॉर्मूला डिवाइड करने जाओगे तो पैट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आप लोग से, देखते कितने लोग आंसर दे पाते हो। अब मुझे बताओ शेयर होल्डर फंड के अंदर आता क्या है? गाइस ये सब बेसिक स्टडी है। हाँ, ये सब चीज अगर आपका नहीं ठीक है तो बीकॉम डोंट माइंड बहुत बुरा गुजरा है आप लोग को, एफएम खास करके। बोलो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? जय बोल रहे शेयर कैपिटल। The face value of share and reserve and surplus. फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस।
प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू भी आएगा, मतलब सोचो इक्विटी सोचो शेयर सोचो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, सोचो, थोड़ा सोचो। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सोचो गाइस। कोई भी एक पोर्शन छूटोगे तो आपका डिसीजन पूरा गलत हो जाएगा, तो एक भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। ट्राई टू बी परफेक्ट। जो लोग शेयर कैपिटल बोल रहे हो, मैं आप लोग से एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। शेयर कैपिटल जब देखते हो कोई कंपनी के बैलेंस शीट में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? पहले मिलता है ऑथोराइज कैपिटल। आप एक एक करके बोलोगे हाँ सर ऐसा तो था, हम तो भूल गए थे। पहले रहता है ऑथोराइज कैपिटल, फिर क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। राइट? याद आ रहा है आप लोग का? तो आप लोग शेयर होल्डर कैपिटल बोलोगे तो मुझे तो इतना सारा चीज याद आ रहा है। पहले होते ऑथोराइज कैपिटल, फिर होते कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल, फिर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। याद आ रहा है? कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? जिसका पैसा आया कि नहीं आया। ये एरियर का स्पेलिंग क्या होता है यार? डबल ईयर बताओ ना यार, मैं भूल जाता हूँ ये स्पेलिंग। गंदा स्पेलिंग है एरियर का। डबल आर ईयर। डबल आर ईयर ना? यस सर। अच्छा, कॉल्स इन एरियर। फिर क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस। और एक चीज होता है पता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। संपा बोलते थे हम लोग इसको, बहुत सारा रिस्पेक्टेड टीचर सिखाया था। संपा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब बोलो कौन सा ले? अब इतना सारा चॉइस है। इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन सा लूं? ऑथोराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर की संपा? ये सब मिला के बोलो सौमित्रो, क्या आएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर? पेड अप कैपिटल सर। ऑलवेज ऑलवेज पेड अप कैपिटल। भाई जितना पैसा दिया फंड है, जो चीज दिया ही नहीं वो फंड आप कैसे क्लेम करोगे? तो आप जो शेयर कैपिटल बोलोगे, तो शेयर कैपिटल के अंदर इतना सारा वैरायटी तो होता है, तो प्लीज बोल दीजिएगा पेड अप कैपिटल। ओके चलो, आज के डेट में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस ये सब कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, बट टेक्निकली तो ये सब एग्जिस्ट होता है ना। बट हाँ, ऑथोराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल ये रहता है। ऑथोराइज मतलब कितने का इशू कर सकते हो, कॉल्ड अप मतलब कितने इशू कर चुके हो। तो आईपीओ देन सब्सिक्वेंट जो आप लोग पब्लिक इशू लेके आओगे, तो उसके बीच डिफरेंस होता है, समथिंग लाइक दैट। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। ओके, तो क्या क्या आएगा? पेड अप कैपिटल, किसका? दोनों का। शेयर होल्डर बोले है ना, तो दोनों ही तो आएगा। इक्विटी प्लस प्रेफ। और क्या आएगा? आप लोग का फेवरेट, रिजर्व एंड सरप्लस। राइट? जिसके अंदर आप लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम बोल के एक चीज मिलता है। और कुछ? और कुछ? और कुछ? और कुछ आना चाहिए इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही तो सब जीआर, सीआरआर, डीआरआर ये सब आता है। और एक्यूमुलेटेड कुछ? पीएल। और कुछ आएगा इसके अंदर? हाँ, एक्यूमुलेटेड पे सब आरएस के अंदर ही आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आता है। चाहे ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी इशू कर सर सकता है। पीएलआर का सर। एक सेकंड, क्या चीज? एक आ रहा हूँ, रुको। एक, ये सब जगह में रिया एंड जय, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल होता है फंड। पेड अप मतलब जितना पैसा आप दिए हो। कॉल से नहीं, आपको सबको पता है आपने पैसा नहीं दिए हो वो पैसा। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो कॉल हो चुका है बट पैसा पूरा मिल भी सकता, नहीं मिल सकता है। ऑथोराइज मतलब कंपनी जीतने के लिए ऑथोराइज कर चुका है। हर टाइम कंपनी 100% ऑथोराइज नहीं करता है, कुछ होल्ड करके रखता है। जरूरी नहीं कि 100% ऑथोराइज कैपिटल है और वो इशू कर दे, नथिंग लाइक दैट। तो ऑलवेज आप लोग फोकस करोगे पेड अप कैपिटल के ऊपर, बिकॉज जितना पैसा आपने दिए हो कंपनी में उतना का ही तो आपको फंड होगा ना, थोड़ी ही कुछ और होगा आपका। ये तो कॉमन थिंग है गाइस, इसे होता है। याद आ रहा है फिक्टिशियस एसेट? सर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो कहां पे आता है? फिर हम लोग का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, वो कहां पे आता है? आप बोलोगे सर फिक्टिशियस एसेट, सर वो कॉन्सेप्ट अभी पास्ट टेंस हो गया।
एक जमाना था जब हम लोग एसेट साइड में पीएल का डेबिट बैलेंस लिखते थे, एक जमाना था जब हम लोग एसेट साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन अवे सब लिखते थे, वो जमाना भर हो गया, 10-20 साल पहले का बात है वो। जिस दिन से शेड्यूल 6 रिवाइज हुआ था और कंपनी ने रिवाइज शेड्यूल 6 फॉलो करने लगा, उस टाइम से ये बोला गया कि एसेट के अंदर ऐसा कोई आलतू फालतू चीज मत डालना जो एसेट है ही नहीं। यार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ या डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर, क्या ये मेरे लिए एसेट है? कुछ भी बेनिफिट मिलेगा इनसे? क्या लगता है पीएल का डेबिट बैलेंस क्या मेरे लिए एसेट होता है? सर वो धोखा है, धोखा। ये धोखाधड़ी बहुत चला एक टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले करने के लिए। तो सारा G20 समिट में इन द ईयर 2011, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2011 या 2009 पे जब गोल्डमैन सैक्स एंड लेमन ब्रदर्स, नहीं गोल्डमैन सैक्स नहीं, लेमन ब्रदर्स जब बैंकरप्ट हुआ था, उस टाइम पे पूरा दुनिया जो है सब लोग हिल गया था पूरा। आपको पता है यूएस इकोनॉमी ऐसा एक देश है, अगर वो हिलेगा पूरा दुनिया हिलेगा। तो वो जाइंट हुआ करता था, लेमन ब्रदर्स एक बैंक जो यूएस का जाइंट हुआ करता था, वो 2007-2008 में बैंकरप्ट हो गया था। वो जिस टाइम पे बैंकरप्ट हुआ पूरा ग्लोबल रिसेशन छा गया था। अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन देख रहे हो, इस सिचुएशन से थोड़ा कम उस टाइम पे 2007 में इकोनॉमी लोग फेस किया था। अब चेक करके देखना, एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। किंगफिशर के पास बहुत सारा एयरलाइंस था, आपका जेट के पास बहुत सारा एयरलाइंस था, बट धीरे धीरे लोग को बेचना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस छोड़ दिया था इंडिया में। तो उस टाइम पे भी ऐसा सर्वाइवल स्ट्रेटेजी आ गया था मार्केट में 2007। अगर कोई सीनियर आपका दोस्त है या जान पहचान है, पूछना, वो एक्सप्लेन कर देगा कि 2007 में क्या इश्यूज फेस किए। हर एक इंडस्ट्री फेस किया था उस टाइम पे। दैट वाज अ ग्लोबल रिसेशन। 2007, 2008, 2009 तक चला था। फिर 10, 11, 12 से धीरे धीरे फिर से हम लोग बाउंस बैक करने लगे। अब अभी जो गैप ये हुआ, आई डोंट नो कितना दिन में हम लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे। माशाल्लाह जल्दी करना चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो गाइज उस टाइम पे G20 समिट होता है, पता है ना आप लोगों को? G20 समिट जहाँ पे टॉप 20 इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री पार्टिसिपेट करता है, लाइक यूएस, यूके, इंडिया, सब लोग किए थे, ब्राजील। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि पूरा दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड फॉलो होगा। नहीं तो चाइना वाला अपना स्टैंडर्ड बनाएगा, इंडिया वाला अपना स्टैंडर्ड बनाएगा, बांग्लादेश अपना स्टैंडर्ड बनाएगा, यूएस अलग बनाएगा। सर इन्वेस्टर लोग कंफ्यूज, यार किस में पैसा डाले, किस में पैसा नहीं डाले। इंडिया वाला तो लॉस को भी तो एसेट मान लेता है। आप अगर क्लास 11-12 को स्टडी आप याद किए हो तो आपको याद होगा कि आप सीखे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल के साथ ऐड होता है, और पीएल का जब डेबिट बैलेंस होता है कैसे साइड में आ जाता है। यार पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, लॉस को हम लोग एसेट कैसे मान सकता है? सर बैलेंस को टैली करने के लिए थोड़ी ऐसा होता है, बैलेंस को टैली करने के लिए लॉस को एसेट मान लेंगे। ये सब डिबेट हुआ उसमें, और शेड्यूल 6 जो हम लोग का था उसको रिवाइज किया गया। अभी तो शेड्यूल 3 हो गया नया कंपनीज एक्ट में, पहले वो शेड्यूल 6 जाना जाता था 1956 के एक्ट के तहत। तो उस टाइम पे रिवाइज करना पड़ा। रिवाइज करने के बाद ये डिसीजन लिया गया, ये कूड़ा कचरा बोलते हैं हिंदी में हम लोग, ये कूड़ा कचरा बैलेंस शीट जितना सारा रहेगा ना जो एसेट साइड में आता है अंडर दैट फिक्टिशियस एसेट, ये सब एसेट साइड से हटाओ उसको। तो कहां एडजस्ट करो? यहां से लेस कर दो। लेस करके जो फाइनल फिगर आएगा दैट विल बी योर शेयर होल्डर फंड। तो दिस इज योर शेयर होल्डर फंड का इक्वेशन। पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट, ये जो टोटल आएगा दैट विल बी योर शेयर होल्डर फंड। ये फंड शेयर होल्डर का है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो? लिख लो, लिख लो प्लीज। ये सब चीज कभी कोई पूछे, एमएनसी का इंटरव्यू में ऐसे भी पूछता है, पता है आप लोग को? वो लोग कभी जीएसटी वेस्टी नहीं पूछेगा, जीएसटी का काम है ही नहीं उन लोग का, क्यों पूछेगा? तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो उसमें अगर आप गलत कुछ भी बोलोगे ना, आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। वहां पे 19 और 20 से फर्क होता है। आप लियोगे शेयर कैपिटल, कोई लिएगा पेड अप कैपिटल, तो जो पेड अप कैपिटल उसका आंसर करेक्ट होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो शेयर कैपिटल बोलोगे तो बहुत कुछ आता है, ऑथोराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, बट शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन सा लेना होगा? सर ऑलवेज पेड अप कैपिटल। ट्राई टू बी परफेक्ट, ये सब बेसिक चीज में परफेक्ट होना कोशिश कीजिए। डन। तो रेशियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो रेशियो जो हम लोग निकल रहे हैं, इस रेशियो का नाम क्या है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड का जो रेशियो है, ओके। तो क्या होना चाहिए?
सर इक्वल टू शेयरहोल्डर्स फंड, सॉरी नॉट शेयरहोल्डर्स फंड, तो नीचे रहेगा, रेशियो तो से करना है, इक्वल टू पैट। ए पैट लिखू चलेगा तो कि पूरा लिखना पड़ेगा? पैट डिवाइड बाई पैट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई, सॉरी, इनटू 100। परसेंटेज में चाहिए ना, तो इनटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे रटना नहीं है सर, फॉर्मूला बनाना है। वो आप लोग, जो आप लोग का फेमस टीचर है ना आनंद सर, आनंद सर का डायलॉग थोड़ा फॉलो करना। फॉर्मूला खुद बनाओ, फॉलो मत करो। पेंसिल उठाओ और खुद बनाओ, तो मीनिंग समझ में आ जाओगे तो माशाल्लाह खुद बना पाओगे। आपको कोई किताब का रेफरेंस लेने का दरकार नहीं है। तो सोचो थोड़ा ध्यान से, ट्राई टू फाइंड आउट। सुपर 30 में ही बोले थे ना सर कि पेंसिल उठाओ और फॉर्मूला खुद बनाओ। मस्त इंस्पायरिंग मूवी था, और वो रियल में है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड मोटिवेटेड। ओके, तो आप लोग से एक सिंपल सा सवाल है, पूछूं? इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो क्या इंडिकेटर करेगा? अगर हायर द रेशियो अच्छा है कि लोअर द रेशियो अच्छा है? इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से क्या दिखेगा? किसी कंपनी का 6 है, किसी कंपनी का 8 है, तो इन्वेस्टर को कहां फोकस करना है, हायर की लोअर वाला? सर बात जब रिटर्न का है तो ऑब्वियसली हायर ही फोकस करिएगा। तो आपको समझ में आया कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड आपको निकलना है, और निकल के जो ऊपर जो लिस्ट हम लोग बनाए हैं ऐसे कंपनी को फॉलो अप करना है। तो टेक द रिजल्ट फ्रॉम द मार्केट। किताब का रिजल्ट बहुत हो गया, उसे फालतू फालतू एग्जाम्पल, जो होगा मार्केट से होगा, तो मार्केट का जो एग्जाम्पल है वो फोकस करो। शैल आई प्रोसीड? क्या मैं नेक्स्ट रेशियो के ऊपर जाऊं? किसी को शक के सवाल है तो पूछ लो यार। आप लोग के कितना दिन याद रहेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन? बता दो, फिर मैं याद दिला दूंगा उसके बाद में। बता देना यार कि कितना दिन याद रहेगा, तो मैं सीरियसली बोलो, याद दिला दूंगा। नहीं तो भूलना इज नॉर्मल बात, याद दिलाना मेरा काम है। तो आप बता दो सर 1 हफ्ता याद रहेगा तो याद दिला दीजिएगा, तो 1 हफ्ते बाद में एक बार रिवाइज कर लूंगा। मेरे तो एक्सेल सीट है, मैं थोड़ी बोर्ड में कुछ लिख रहा हूँ पड़ेगा। मैं रिवाइज कर दूंगा उतना दिन बाद। नेक्स्ट क्लास, ठीक है मोहसिन, रेफर वीडियो देन। अगर आपका दिमाग का ये लॉन्जिविटी है तो रेफर वीडियो। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो देख लो एक बार, रिविजन हो जाएगा। सर अर्निंग पर शेयर, सर एक क्वेश्चन। बोलो। सर जैसे वो प्राइवेट लिमिटेड ने और लिमिटेड कंपनीज होती है तो उनकी बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बनती है, उनकी बैलेंस शीट जो बनती है सब। 3, शेड्यूल 6 नहीं, अभी 3 हो गया। ओके, तो अच्छा उसमें ये सब डिटेल्स डालनी पड़ती है कि कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है, उसमें ये सब बैलेंस डिटेल्स शीट का मतलब ही तो वही होता है सर कि आपको डिटेल्स शेयर करने ताकि ट्रू एंड फेयर भी शो करे। इट हैज टू बी देयर ना। ओके,
हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। आ जाओ। अच्छा, अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब क्या है सर? एक शेयर में मेरा अर्निंग कितना है। ओके, अब तुम बोलोगे सर कंपनी में एक तो शेयर परचेस कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, एंड द आंसर इज यस। आप चाहो तो कंपनी में कर सकते हो, लेकिन अगर आप या फिर आप क्या बोलते उसको डिलीवरी के लिए जा रहे हो, तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है तो आप एक तो शेयर परचेस नहीं कर सकते हो, आपको लॉट परचेस करना पड़ेगा। सर अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक तो शेयर में अर्निंग कितना है, अर्निंग पर शेयर। आंसर इसके अंदर ही है, एक शेयर में मेरा अर्निंग कितना होगा। तो अगर कोई कंपनी में मेरा 20 तो शेयर है तो ऑब्वियसली अर्निंग डिवाइड बाय 20 करेंगे तो मेरा पर शेयर अर्निंग आ जाएगा। लेकिन सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, सर वो नहीं है, वो सवाल ये है सर हम लोग क्या कंपनी एक तो शेयर बेचता है? क्या लगता है दोस्तों, कंपनी का एक तो शेयर बेचता है क्या? हम लोग स्टॉक मार्केट से एक तो शेयर परचेस कर सकते हैं कंपनी का शगुन के लिए, एक तो सिंगल शेयर? क्या लगता है आप लोग को? जो लग रहा है वो बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर इज यस, आप बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिया कर सकते हो आप, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, किस में कर सकते हो यार? ये लोग ना, तुम लोग ना, जब हम बोले तो सुन लिया करो। जय कौन बोला शेयर लॉट पे परचेस करना होता है? आधा नहीं होता, पूरा होता है। एक तो शेयर परचेस कर सकते हो, सुन लो यार। यूट्यूब चैनल बाद में फॉलो करना, पहले सुन लो जो क्लास में मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं उस दिन आप लोग को ट्रेडिंग के बारे में 2-4 बात बताए थे, और उसमें ये बताए थे कि एक हम लोग का एमआईएस होता है, एक सीएनसी होता है, कैश एंड कैरी। तो सीएनसी मतलब जो आप होल्डिंग जो हम लोग करते हैं, मतलब जो शेयर को मुझे होल्ड करना है, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल होल्ड करना है, सीएनसी। और एमआईएस जो होता है वो आपको डेली का डेली स्क्वायर ऑफ करना होता है, नहीं तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वो इंट्राडे का होता है, ठीक है। तो आप जब इस केस में आओगे, इस तरह का स्टॉक में जब परचेस करने जाओगे, एक तो आपको मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा, एक तो मिलेगा। लेकिन जो लॉट परचेस जो बोल रहे हो वो फ्यूचर ऑप्शन में होता है। हम लोग जो फ्यूचर ऑप्शंस परचेस करते हैं, फ्यूचर तो बहुत कम लोग करते हैं, ऑप्शंस जब परचेस होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, उसमें लॉट परचेस करना पड़ता है। और बेसिकली उसमें लॉट हम लोग शेयर का परचेस नहीं करते, हम लोग उसमें प्रीमियम परचेस करते हैं। शेयर का दाम बहुत होता है, हम लोग को प्रीमियम देना पड़ता है, जितना प्रीमियम उतना देना पड़ता है। प्रीमियम से ऊपर जितना जाएगा कॉल ऑप्शन, उतना आपका फायदा है। एक्सपायरी डेट से पहले अगर बढ़ जाए तो लेस कर दो तो आपका बेनिफिट, एक्सपायरी डेट से पहले अगर कम हो जाता है, एग्जिट नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस। ये सब जो छोटा छोटा जो बात मैं आप लोगों से करूंगा, आप लोग लिख के रखिए प्लीज। हाँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस में फिर से बता रहा हूं यार, स्टॉक मार्केट का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो बहुत स्टूडेंट का गलत फहमी होता है कि नहीं सर लॉट पे परचेस करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआईएस सीएनसी जो हम लोग का स्टॉक परचेस का जो मोड होता है, पॉपुलर मोड, इंट्राडे और कैश एंड कैरी जो हम लोग का टास्क होता है, उसमें एक तो शेयर ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाओगे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ये सब जो ऑप्शन जो होता है, उसमें आपको लॉट परचेस करना होता है। जैसे कि आपको बताया था लास्ट क्लास, बैंक निफ्टी का 25 में लॉट होता है, निफ्टी 50 का 75 में लॉट होता है। तो ये अपना अपना लॉट ये लोग परचेस करता है। तो गेन होगा तो सब में गेन होगा, लॉस होगा तो सब में लॉस होगा। तो सर मतलब रिस्क ज्यादा है, और गेन भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? जय समझ में आया? लिख के लो बेटा, नहीं तो तुम 2 दिन बाद फिर गलत बोलोगे। भैया ऐसा कोई मिथ नहीं है कि नो, आंसर इज यस। आप चाहो एक शेयर परचेस कर सकते हो। आज मार्केट बंद है, नहीं तो अभी कभी मैं खरीद के दिखा देता आप लोग को। अभी कभी मैं अभी आज तो स्टॉक सैटरडे संडे बंद रहता है, तो वीकडेज में कभी याद दिलाता ना, मैं आप लोग के लिए एक तो शेयर परचेस करके दिखाऊंगा मेरा डिमांड से, तो आप लोग का जो मिथ है वो दूर हो जाएगा। हाँ, उस दिन मैं लॉट परचेस करना भी दिखा दूंगा, ऑप्शंस कैसे परचेस करते हैं उसमें देखना लॉट आता है। अगर आप मोबाइल फोन पे मनी कंट्रोल या investing.com अगर आपका है, तो बैंक निफ्टी बोल के देखिएगा इंडेक्स आएगा, या निफ्टी 50 मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप आएगा, तो उसमें क्लिक करके ऊपर देखिएगा टैब आएगा ऑप्शंस, फ्यूचर, स्टॉक। तो ऑप्शन में क्लिक करिएगा, देखिएगा CP बोल के आएगा, C फॉर द कॉल ऑप्शन, P फॉर द पुट ऑप्शन। जैसे आप कॉल ऑप्शन क्लिक करोगे तो एक स्ट्राइक प्राइस आएगा और उसके नीचे लिखा आएगा लॉट साइज। तो ये सब टेक्निकल टर्म होता है, लॉट में परचेस होता है वो सिंगल परचेस नहीं होता है। तो आज मार्केट बंद है इसलिए मैं और नहीं ओपन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास माशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो दिखा देंगे, मुझे याद दिलाना, मैं अपने दिमाग से दिखा दूंगा। हैप्पी? आगे बढ़ू? चलो,
तो ईपीएस को फटाफट कर लेते। तो ईपीएस का मतलब वही हुआ सर, एक शेयर पे आपका कितना अर्निंग हो सकता है, सिंगल शेयर पे जो अर्निंग होता है दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। ओके, यस मैम। यस मैम, आफ्टर 5 minutes। सो लिख ले क्लाइंट मेरे साथ, दिस रेशियो measures the earnings available। अच्छा, अर्निंग पर शेयर इक्विटी वाले का होता है, हाँ सॉरी, हाँ इक्विटी वाले का होता है, प्रेफरेंस वाले का नहीं होता है। अंडरलाइन करना इस बात को, इट इज ओनली अवेलेबल फॉर इक्विटी, नॉट फॉर द प्रेफरेंस। ओके, लिख लो, जैसे होता वही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आनंद सर की तरह बोलूंगा, फॉर्मूला फिर क्या होगा। पेंसिल उठाओ, आंख बंद करो और फॉर्मूला अपने आप बनाओ। बोलो, देखते कितने लोग आईआईटी क्रैक करने वाला दिमाग रखते हैं क्लास में, मतलब कितने लोग का दिमाग से आईआईटी क्रैक हो जाएगा। जस्ट फॉर किडिंग गाइस, सोचो पी रेशियो का फॉर्मूला, कोई गूगल मत करना प्लीज, ट्राई टू गिव यू आंसर। डेफिनेशन को पढ़ो और सोचो क्या होना चाहिए इसके अंदर, प्लीज कॉमन सेंस। रेक्टिफिकेशन मत क्या करो, रेशियो में अच्छा नहीं लगता मुझे। सॉरी, प्लीज प्लीज यार प्लीज, ऐसे मत बोला करो यार, उम्र नहीं रहा तुम्हारा। ये प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपको पता है प्रॉफिट का पूरा पैसा इक्विटी के अंदर नहीं जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड सुचरिता एंड अविराज, सुपर। गैस, पैट तो शेयर होल्डर के लिए था, और ईपीएस शेयर होल्डर के लिए कि ओनली इक्विटी के लिए है दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था अभी हम लोग डिस्कस किए, ये किन लोग के लिए था, खाली इक्विटी की टोटल शेयर होल्डर के लिए था। वेल्डन शोभिक सर, ये टोटल शेयर होल्डर के लिए था। जय, ये पैट टोटल शेयर होल्डर के लिए था, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। अब यहाँ पे देखो खास करके बोल दिया कि देखो इक्विटी इक्विटी, तो ओनली इक्विटी वालों को चाहिए। तो इक्विटी वालों का कैसे होता है, पाफेश होता है ना, तो आप लोग पाफेश बोल सकते हो। ये लोग आपके सामने भी है। ये पैट जो है, ये पैट तो हम लोग का पैट तो हम लोग का ये नहीं है ना, हम लोग तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए है ना। सो नाउ ओनली इक्विटी के लिए क्या चाहिए, पाफेश। तो पाफेश कैसे आता है, तो पैट माइनस प्रेफ डिविडेंड। तो आप अगर पाफेश बोलते तो भी हो जाता, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये स्वरूप पाफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यस मैम, नाउ यू कैन स्टार्ट मैम, यू कैन एड्रेस मैम, आई हैव डन। Good afternoon. Good afternoon. So guys, earning per share is clear to all of us. Now, okay, now come to the next point, which is very important. That is the next ratio, obviously. That is called price earning ratio. My favorite.
फेवरेट इन द सेंस फर्स्ट दिस थिंग आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. जब मैं इंटरमीडिएट का स्टडी कर रहा था तो सर, रिस्पेक्टेड मनीष सर, बहुत अच्छे से चीज सिखाया था विद टेकिंग एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट. उस टाइम पे रिलायंस का भी ट्रेंडिंग में चल रहा था 2014 में, तो सर हैज टेकन द एग्जांपल फ्रॉम रिलायंस डायरेक्टली. तो ये बहुत अच्छे समझ में आया था मुझे. तो चलिए आज आप लोग के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो. गाइस आप लोग का आपको पता होगा कि हम लोग किस खुशी में कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. देखो, जब मैं म्यूचुअल फंड का स्टडी स्टार्ट किए थे, म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना जब चालू किए थे, तो वहां पे मेरा रेस्पेक्टेड टीचर ने एक बात मुझे सिंपल कहा कि आज जो शेयर मार्केट में लोग इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, जितना प्लानिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो भी करते हैं, किस लिए करते हैं? तो आप लोग बोलोगे सर रिटर्न. आप लोग बोलोगे सर रिटर्न के लिए करते हैं. आज अगर मैं कोई कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उस कंपनी का फैन नहीं हूं. उस कंपनी से मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी. कैसे मेरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए. तो सर अगर ऐसा है तो आपको तो सर बहुत कुछ चीज एनालिसिस करना होगा. यस ऑफ कोर्स सर, मुझे बहुत कुछ एनालिसिस करना होगा. तो अगर आप भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट एनी चार्ट एनालिसिस ऑफ द शेयर मार्केट, फॉरगेट अबाउट एनी आरएसआई इंडिकेटर, वैप रेशियो इंडिकेटर, मैकडी, फुल फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. अच्छा, मैकडी इज नॉट मैकडोनल्ड्स. हाँ, अभी यूट्यूब फेसबुक पे जो ट्रेंड चलता है वीडियो में, मैकडी की तरह, मैकडी की तरह. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स. ओके, मैकडी एक रेशियो का नाम होता है, ठीक है. सो इंडिकेटर होता है. तो फॉरगेट अबाउट दिस ऑल द टेक्निकल टर्म. जब लोग न्यूली इंट्रोड्यूस होता है ना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, उन लोग का अप्रोच बहुत सिंपल रहता है. पहले ये देखना होता है कौन सा कंपनी डिविडेंड ज्यादा देता है. जैसे कि टीसीएस हर साल डिविडेंड देता है मोर और लेस. रिलायंस 10 साल से डिविडेंड ही नहीं दिया. एमआरएफ डिविडेंड ऑफर करते हैं. तो आपको मार्केट में से बहुत सारा कंपनी मिलेगा जो कभी कभी डिविडेंड देता ही नहीं है. देता नहीं है, उन लोग का मर्जी, देता नहीं है. और बहुत सारा कंपनी जो रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड देता है, हर एक एजीएम पे वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये सब न्यूज सर कहाँ मिलता है, कहाँ अवेलेबल होता है? मनी कंट्रोल का फ्री वर्जन पे मिलता है कि नहीं मिलता है, डोंट नो. इन्वेस्टिंग का प्रो वर्जन में से न्यूज आ जाता है. या फिर आप जाके उसमें कोई भी स्टॉक का देखना, न्यूज में एक सेगमेंट रहता है स्टॉक का. जब आप मेनू देखते हो तो न्यूज में जाकर देखना, उसमें सारा एक्टिविटी दिखा देता है कि कंपनी एजीएम कब करेगा, कंपनी के नेक्स्ट एजीएम का डेट क्या है, एजीएम का एजेंडा क्या है, कौन सा एजेंडा पहले फुलफिल होगा, डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, एसेट्रा एसेट्रा. ये बात कंपनी तय करते हैं. तो बहुत लोग का ये अप्रोच होता है कि डिविडेंड अर्न करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा का पैसा भी रहेगा और डिविडेंड मिलता रहेगा. बहुत लोग का डिविडेंड डजंट बॉदर अबाउट दैट. दे फोकस ऑन द मार्केट वैल्यूएशन. खास करके जो लोग ऑप्शंस परचेस करते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो लोग परचेस करते हैं, उन लोग का टारगेट ही रहता है कि मार्केट गेन और मार्केट वैल्यूएशन. मतलब अभी प्राइसिंग चल रहा है 272, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले 2 घंटे में ये प्राइस होकर 300 हो जाए, नेक्स्ट 2 दिन में प्राइस 350 हो जाए. ये होता है वैल्यूएशन गेन. तो हम लोग वैल्यूएशन गेन के ऊपर फोकस करते हैं. तो हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना अप्रोच होता है मार्केट को डील करना, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, मार्केट से पैसा उठाना. बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हो या कोई भी फ्रेशर इन्वेस्टर हो, उनके मन में एक ही चीज रहता है, वो है पैसा रिटर्न. जितना पैसा आया था मुझे तो उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए, नहीं तो मैं मार्केट में क्यों आऊंगा. समथिंग लाइक दैट. तो सर उसके लिए हम लोग को बहुत सारा अप्रोच फॉलो करना पड़ता है. प्राइस अर्निंग रेशियो वन ऑफ सच अप्रोच जो हम लोग को लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने में हेल्प करता है. शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में प्राइस अर्निंग रेशियो कोई काम का नहीं है. ठीक है. ये आप जब हम लोग उसको होल्डिंग को हम लोग शेयर मार्केट टर्म को बोलते हैं आपका डिलीवरी. जब आप डिलीवरी ऑप्शन में जाओगे तब ये होगा. डिलीवरी मतलब किसी को कुछ डिलीवर नहीं करना है. डिलीवर मतलब होता है होल्डिंग, जो आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे अभी. यू आर जस्ट होल्डिंग मोर देन 1 डे, एटलीस्ट 10 साल भी होल्ड कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड डिलीवरी. तो मुझे डिलीवरी के अंदर वो रखना है, तब जाके सब पी रेशियो वगैरह हम लोग को चेक करना होता है. तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं ये. This sorry, the objective of the ratio, the objective of the ratio is to find out
is to find out expectation of the shareholder किस एक्सपेक्टेशन करेंगे फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ द फर्म। ओके ये देखना पड़ता है हम लोग को। गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो पी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ये पी रेशियो नहीं होगा, ये ईपीएस होगा। सॉरी ये ईपीएस होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। पी रेशियो तो अब लिखने वाले हैं हम लोग। सो पी रेशियो होता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, कोई शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और शेयर का अर्निंग क्या चल रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कोई भी शेयर से अगर 1 रुपए अगर अर्निंग करना है तो कितना हम लोग को चाहिए, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। आई मीन दैट इज कॉल्ड पी रेशियो। कोई भी कंपनी से 1 रुपए अगर अर्न करना है तो कितना इन्वेस्ट हम लोग को करना है, तो लिख लो। हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट क्लास और चर्चा करेंगे। मैं आप लोग के लिए इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि ईपीएस एंड पी रेशियो, ये दोनों का आप चीज रेशियो 5 कंपनी के ढूंढ के आओ। थोड़ा होमवर्क छोटा कर देता हूं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए इजी करने के लिए। कोई भी 5 कंपनी का स्टॉक मार्केट से ईपीएस एंड पी रेशियो ढूंढ के लेके आओ। ऊपर कंपनी का नाम लिखो, स्टॉक का नाम आईटीसी, रिलायंस, जो आपको ठीक लगे, वोडाफोन। और ईपीएस क्या है, पी क्या है, 2 साल का लेके आओ, 2 साल का, 1819, 1920, 2 साल का। ये दोनों रेशियो 5 कंपनी का ढूंढ ले। कंपनी आपका चॉइस। कार्तिक, ये देखो, मनी कंट्रोल या इन्वेस्टिंग कहीं पे भी टाइप करो, तो मैं क्या टाइप करूं, मनी कंट्रोल टाइप करता हूं। मोबाइल फोन है कार्तिक, मोबाइल फोन, फोन पे अच्छा होता है, मतलब ये रेशियो वेशियो फोन पे अच्छा दिखता है। तो ये साइट है, यहाँ पे जाकर लिखो इसका नाम, सपोज मान लो आईटीसी, ठीक है। तो आईटीसी दिख गया, ये वाला आईटीसी, तो देख लो आईटीसी का क्या हाल है। तो ये कल का क्लोजिंग प्राइस था आईटीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आप दिख रहे हो फाइनेंशियल्स बोल के जो पार्ट है, यहाँ पे आ जाओ। तो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन मिल जाएगा, देखो। रेशियो, ठीक है। अब इससे चेक कर लो। पार्शियल रेशियो देखो, ईपीएस है, ईपीएस जो था ये देखो, ईपीएस 2019 का, 2020 का, ठीक है। आपको क्या रेशियो चाहिए बोलिए, आपको मार्जिन रेशियो चाहिए, तो मार्जिन रेशियो में ये है। अब ये ढूंढो आपका पी रेशियो कहां मिलेगा, ठीक है। लेवरेज रेशियो, टर्नओवर रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ये देखो पी रेशियो। तो वैल्यूएशन के अंदर पी रेशियो है। तो 2019 में था 31, 2020 में था 16। हम लोग को ये एनालिसिस करना है, ये आईटीसी के लिए जो था ये खराब है कि अच्छा है। हम लोग को 5 साल का एनालिसिस करके दिया, 16 में 17 में 35 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 31, फिर 16, ये क्या है, फिगर्स आर इन करोड़, ओके। बट ये तो रेशियो है। कैसे ढूंढना है समझ में आया। आई थिंक investing.com भी ऐसे ही देता होगा, मैं उतना investing.com में चेक नहीं करता हूँ,
आई थिंक वो भी ऐसे ही देता होगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? सर और एक बार दिखाइए सर। क्या और एक बार दिखाइए सर? यार तुम लोग भी क्या बच्चे लोग की तरह हो। क्या दिखाए, बोलो कौन सा चीज दिखाए? मनी कंट्रोल कैसे ओपन करता है? अरे यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखना, ठीक है, जैसे कि आईटीसी लिखा है, ये देखो आईटीसी आ गया। अब इसको थोड़ा, ये जो ये देख रहे हो, ये चार्ट, वैल्यूएशन, क्रॉप, एक्शन, न्यूज, तो फाइनेंशियल में आना, रेशियो चेक करना है तो कम टू द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल के अंदर देखो, इसके अंदर भी रेशियोज दिखता है, तो क्लिक ऑन द रेशियोज, रेशियो आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा नीचे करो, ये देखो रेशियोज। अब रेशियोज के अंदर आपको क्या क्या रेशियो चाहिए अब देख लो, ऊपर भी उसका भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो सब चीज एक साथ आ गया। तो कोई पहले स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टॉक का नाम लिखना। स्टॉक का नाम लिखते स्टॉक का मेनू आ जाता है, कोड, चार्ट, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस, कॉर्पोरेट एक्शन। तो ये जो एजीएम बेजीएम का बात बोल रहे थे ना हम लोग, एजीएम, ये कंपनी एजीएम कब करेगा, डिविडेंड कब देगा, तो कॉर्पोरेट एक्शन का एक्टिविटी आपको सामने आ जाएगा कि आईटीसी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है। तो ये देख लो क्या प्लान ऑफ एक्शन है इन लोग का, कुछ दिया क्या? हाँ ये है, ये आप लोग का उसका कॉर्पोरेट एक्शन है, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें आप चेक करो, उसके अंदर सारा मिल जाएगा। रेशियो फाइनेंस के अंदर रहता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट देखना, एनुअल रिपोर्ट देखो, हर एक स्टॉक का मिल जाएगा। तो आप पहले स्टॉक सिलेक्ट कर लो, कौन सा स्टॉक आपका अच्छा लग रहा है। ये आपका चॉइस दे रहा हूं मैं, अपना चॉइस नहीं ले रहा हूँ, ये आपका चॉइस दे रहा हूँ, आप देख लो, ठीक है। चलो किसी कोई सवाल है तो पूछ लो।